सिंह यादव जी 46 सर। सर आंसर लेड ऑन द फ्लोर। अध्यक्ष महोदय, मैंने ये प्रश्न जनहित में लगाया था और मेरा केवल मात्र आशय ये था कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जब कोई रेट रिवाइज करती है तो वो शेड्यूल ऑफ रेट्स है वो हर डिपार्टमेंट उसको फॉलो करता है, उसका अनुसरण करता है, उस पर लागू होता है डिपार्टमेंट। जब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के रेट बढ़ते हैं तो सभी डिपार्टमेंट्स को पूरे स्टेट पे इसका इंपैक्ट आता है। मैंने माननीय मंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से 2-3 बातें पूछी थी कि एक तो ये रेट रिवाइज कब किए गए हैं, इन्होंने बता दी तारीख 21/5/2021 को किए हैं। दूसरा, कितना परसेंटेज इंक्रीज पुराने रेट्स पे नए का कितना इंक्रीज था, वो उन्होंने लिखा है कि भाई कई आइटम्स है इसलिए हर एक का इंक्रीज बताना ठीक नहीं है, मतलब बताना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, उन्होंने ये कहा है कि हमने एक टेंडर जो पुराने रेट्स पे किया था वो नए रेट्स में खोला है और उस टेंडर के मुताबिक उन्होंने बताया कि 18 से 20% तक रेट नए रेट्स के मुताबिक पुराने रेट्स से और नए को कंपैरिजन करो रेट्स के तो 18 से 21% के लगभग इंक्रीज जाता है। जैसे उदाहरण इन्होंने दिया अपने जवाब में कि एक आइटम 170 रुपए आया एक आइटम का रेट और वो नए रेट्स में 206 रुपए है। मेरा निवेदन यह है कि जो शेड्यूल रेट होता है वो एक तरह से फ्लोर रेट होता है, बेस रेट होता है। जैसे हम एक फसल की एमएसपी फिक्स करते हैं, आपने देखा होगा मार्केट में फसल की एक बार एमएसपी फिक्स हो जाती है तो धीरे धीरे वो रेट उस एमएसपी के लेवल पे पहुंचने की टेंडेंसी बाजार में आ जाती है। पीछे आपने देखा भी होगा सरसों की एमएसपी, सरसों से बाजार भाव एमएसपी से ऊपर चला गया, बाजरा भी 2 साल में एमएसपी के लेवल पे आ गया। तो गवर्नमेंट का इस पे फाइनेंशियल बड़ा इंपैक्ट आता है। अब 170 रुपए में जो चीज हमें मिल रही है वो अगले ही दिन हम 206 रुपए में खरीदने लग जाएं, इट मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस ऑन द स्टेट एक्सचेकर। तो सेकेंडली, ये ठीक है कि कोई क्राइटेरिया होगा, कोई आवश्यकता रही होगी इसको रेट को रिवाइज करने की। मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह के रेट्स जब रिवीजन करें तो उसमें सारी मार्केट की टेंडेंसी, मार्केट के अवेलेबल रेट्स जो है उनको कंपेयर करके ही करना चाहिए, अदरवाइज तो एकदम फाइनेंशियल लॉस बहुत आता है। और ये दोनों बातें जो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने अपने जवाब में कही हैं उससे बड़ा क्लियर है कि ओवरनाइट ही हमने अपने खर्चे रेट्स जो आइटम्स के 18 से 21% तक बढ़ा लिए। यही कहना था मुझे। थैंक यू। अध्यक्ष माननीय सदस्य ने बड़ा उचित सा सवाल उठाया। मैं माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा, जो उन्होंने कंपैरिजन किया, उन्हें रेट्स का तो कंपैरिजन कर दिया कि पहले 170 रुपए का प्राइस था और उसके बाद 206 रुपए का आज हो गया। और माननीय सदस्य एक चीज छुपा गए कि जो 170 रुपए का भाव था वो 1988 के एचएसआर रेट्स के अंदर था, जो आज से 34 साल पुराने। सरकार ने 1988 के रेट्स को रिवाइज करने के लिए 2018 के अंदर एक कमेटी बनाई। कोविड के कारण उसमें डिले हुआ और 2021 के अंदर वो फाइनल रिपोर्ट मई के महीने में दी गई और रेट्स रिवाइज करेंगे। एवरेज रेट रिवीजन जो आए वो सड़कों में 15 से 18% के आए, ब्रिजेज में 18 से 21% के और बिल्डिंग में 19 से 21% के। माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, ओवर पीरियड रेट्स हर चीज के रिवाइज हुए हैं, मगर एचएसआर क्योंकि बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट होती है जिसको सभी इंजीनियरिंग विंग के 28 डिपार्टमेंट फॉलो करते हैं, उसके अंदर रिवीजन नहीं हो पाई थी। हमने डिटेल निकाली तो पता चला एक बार प्रीमियम रिवाइज हुआ था 2007 के अंदर, फिर प्रीमियम रिवाइज हुआ 2009 के अंदर और फिर प्रीमियम रिवाइज हुआ 2011 के अंदर। 11 से लेके 21 तक 10 साल में कई चीजों का तो प्रीमियम भी रिवाइज नहीं हुआ। और उस कारण थी कि जो हमारे डिपार्टमेंट्स के वर्क ऑर्डर्स जाते थे, टेंडर जाते थे, वो नेगेटिव की बजाय 140%, 130% पॉजिटिव में जाते थे। आज रिवीजन के बाद ये हालात है कि हमारे जितनी भी टेंडर होते हैं, बिड्स होती हैं, वो नेगेटिव के अंदर आती है। ये तो कॉम्पिटिटिव मार्केट है और इसके अंदर कोई एक पीडब्ल्यूडी नहीं। आज 28 के 28 डिपार्टमेंट में जहां कंस्ट्रक्शन चलती है वहां पर बेस रेट डिसाइड गवर्नमेंट करती है और उस बेस रेट के बाद कोई कार्य करना चाहे
वो अपनी कोटेशन अपलोड करता है और उस कोटेशन के ऊपर कॉम्पिटिटिव रेट में जो लोएस्ट होता है उसको फिर सरकार आगे कार्य देती है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया है कि माननीय सदस्य छुपा गए। मैं छुपा नहीं गया, मैं इन्हीं के जवाब से पढ़ रहा हूं। इन्होंने ही एक एग्जाम्पल दिया है, जो जवाब दिया है मैं उसको पढ़ के सुना रहा हूं। मिट्टी के काम के मामले में यदि हम 5 किलोमीटर की औसत लीड लेकर उसकी तुलना करते हैं तो HSR 1988 के अनुसार इसकी दरें 170 रुपए प्रति घन मीटर है। HSR 2021 के अनुसार 206 रुपए प्रति घन मीटर है, जो कि 21% अधिक हैं। और एक इन्होंने कहा है कि टेंडर हमें, हाँ ये कहा है कि कुछ निविदाएं जिन्हें अधिसूचना से पहले HSR 1988 सीलिंग प्रीमियम पर आमंत्रित किया गया था और अधिसूचना के बाद खोली गई थी, उनकी तुलना HSR 2021 से की गई और यह पाया गया कि सड़क के काम में के लिए 15 से 18% और भवन के कार्यों में 19 से 21% की तुलना में अधिक मूल्यों में वृद्धि पाई गई है। मैं सिर्फ इनके, या तो इन्होंने जो लिखा है वो उसमें इनका भाव दूसरा है, मैं दूसरा समझ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं जब एक्चुअल एक्सपेंडिचर 170 रुपए से, वो कह रहे हैं पुराने में 170 रुपए थी, इसमें 206 रुपए हैं। अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर 170 और 206 है तो बड़ा क्लियर है कि जस्ट आफ्टर रिवीजन 170 और 206 का गैप है वो बढ़ गया। मैं सिर्फ, मेरी बात ये कहना, ना मैं इसको छुपाने में या कोई बात नहीं है, ना मेरी कोई और इंटेंशन है। मैं तो कहता हूं स्टेट के इंटरेस्ट में जो ये इस तरह के फैसले लिए जाते हैं तो ट्रांसपेरेंट तरीके से लिए जाएं और सारे फैक्ट्स को ध्यान में रख के दिए जाएं। कोई ऐसा डिसीजन लें जिसे स्टेट को एकदम 15-20% खर्चा ज्यादा देना पड़े तो वो ठीक सा नहीं लगता। मैं तो सिर्फ ये बात हाईलाइट करने के लिए कहा था। धन्यवाद। जय हिंद। अध्यक्ष महोदय, मैं दोबारा रीएटरेट कर दूं कि जो रेट है वो बेस रेट HSR के गवर्नमेंट ने निर्धारित करी है। 170 रुपए 1988 के अंदर बेस रेट था और अब 206 रुपए 2021 के अंदर बेस रेट है। इसके अंदर वेरिएशन अगर आएगी तो जब कोई टेंडर भरता है तब वेरिएशन आती है। आज के दिन जो एग्जाम्पल दिया गया है वो एग्जाम्पल क्लियरली दिया गया है कि बेस रेट क्या है। बेस रेट के अंदर एक आइटम नहीं, हजारों आइटम है और हर आइटम के रेट बदलते रहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की NHAI की गाइडलाइंस है, अगर सड़क बनेगी तो बिटुमिन का रेट, क्योंकि डे टू डे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, रिवाइज होता है, तो वो रिवीजन के साथ टेंडर लॉट होने के बाद भी सरकार को रिवाइज करना पड़ता है। उसी तरीके से सीमेंट का रेट है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। आज के दिन कोई एक विभाग नहीं, कोई भी बिल्डिंग बनती है किसी भी विभाग की, सीमेंट का रेट हाई पावर परचेज कमेटी से निर्धारित होता है और समय समय पर वेरिएट करता है। और इसीलिए आपको एक एग्जाम्पल ये कोट किया गया है कि पिछले 34 साल के अंदर इस रेट के अंदर जो वेरिएशन आई है वो 21% की आई है। अगर माननीय सदस्य को किसी और डाटा की जरूरत है, किसी और आइटम के वेरिएशन कंपैरिजन की जरूरत है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू प्रोवाइड दैट। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री धर्मपाल ओबरा, पूर्व विधायक, अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। ये सदन उनका स्वागत करता है। नीरज शर्मा जी। 7। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक का प्रश्न 3 भागों में है। क भाग का उत्तर है, पुलिस महानिदेशक हरियाणा से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर निकायों के अधिकार क्षेत्र में सीवरेज के पानी, खुली नालियों, क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण हुई मौतों का विवरण अनेक्सर क में संलग्न है। भाग क का उत्तर है, पुलिस महानिदेशक हरियाणा से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन मौतों के लिए उत्तरदायी अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण अनेक्सर ख में संलग्न है। ग भाग का उत्तर है, सरकार अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा सीवरेज के पानी से मौत के कारण मृत व्यक्ति के परिजनों को दिए गए मुआवजे का विवरण अनेक्सर ग में संलग्न है। अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है कि सीवरेज के पानी या ओपन जल भराव की वजह से किसी की मृत्यु ना हो। और इस पटल पे
जब पूरा डेटा, सही जानकारी ना हो, बड़ा दुख होता है। जैसे मैं फरीदाबाद का ही एग्जाम्पल लूं, 4 आदमी QRG अस्पताल में सीवर में डूब के मर गए, उनका कोई वर्णन नहीं है। और इस सदन में मैंने कई बार मुद्दा उठाया, ना अस्पताल के पास ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट है, ना कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, हम किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं। दूसरा, इनके जवाब में एक 501 नंबर FIR का जिक्र है डबुआ थाने का। अध्यक्ष महोदय, ये 11 साल का मासूम बच्चा है। CM अनाउंसमेंट का काम था 2015 का। 2018 में ये वर्क ऑर्डर अलॉट हुआ कि हाई मास्क लाइट वहां लगनी चाहिए। देश की रक्षा सुरक्षा का मामला है। एयरफोर्स स्टेशन मात्र 60 मीटर की दूरी पे है, जबकि उस सुरक्षा की वजह से लोगों की जिंदगी पे तलवारें लटकी पड़ी हैं। ये वर्क ऑर्डर के संग हाई मास्क लाइट का पॉइंट चिन्हित था कि उस पॉइंट पे ये हाई मास्क लाइट लगनी चाहिए। बदकिस्मती से वो लाइट वहां से शिफ्ट कर दी गई। उसका भी जवाब मुझे इस सदन में मिला, अनस्टार्ड क्वेश्चन 46 नंबर, कि वो लाइट कहां शिफ्ट कर दी गई? पुराने विधायक के ऑफिस पे 55 नंबर सीरीज में 60 फुट रोड MLA ऑफिस। ये चीजें मैं विस्तृत में अध्यक्ष महोदय इसलिए बता रहा हूं, जवाब में मुझसे ये कहा गया मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन। अध्यक्ष महोदय, ये 5 नवंबर का हादसा है, जिसका बच्चा गया है। आज इस बात को 54 दिन हो गए और मामले का तथ्य क्या है? मेरी कल भी पुलिस के अधिकारियों से बात हुई, उच्च अधिकारियों से, नगर निगम में भी हुई। पुलिस ने एक DO लेटर लिख दिया कि साहब ये FIR दर्ज है, इसमें अधिकारी कौन है, हम किसके खिलाफ कार्रवाई करें, हमें बता दिया जाए। ULB डिपार्टमेंट 54 दिन से जांच कर रहा है कि हम किसके खिलाफ परमिशन दें। और ये चीजें मैंने एक एक व्यक्तिगत तौर पे, ये कागज जो मैं आज हाउस में रख रहा हूं ना, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, सबको एक एक विवरण के साथ कि साहब ये CM अनाउंसमेंट है, ये वर्क ऑर्डर है, ये स्ट्रीट लाइट वहां लगी होती उस बच्चे की जान बच जाती, ये नाले की पेमेंट हो गई, बिना स्लैब के नाला छोड़ दिया, उस ठेकेदार की पेमेंट किसने करी, उसकी जांच कर लो। पर बदकिस्मती की बात है, ऐसे गंभीर प्रश्नों के भी जवाब हम MLO को नहीं मिलते। एक डिप्टी CM साहब के यहां से तो एक्नॉलेजमेंट आती है कि आप MLO की ये चिट्ठी आ गई है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। कम से कम ऐसे गंभीर मामलों पे मंत्रियों को तकीद हो कि कम से कम MLO को एक एक्नॉलेजमेंट तो दे दो कि हम विधायक हैं, हमें 11 साल के मासूम बच्चे की मौत की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं और आप उसमें इतना समय लगाएंगे। तीसरा अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर जो मुआवजे की बात है 10 लाख रुपए की, आप देखेंगे फरीदाबाद के जितने केस हैं, कंपनसेशन गिवन बाय प्राइवेट कंपनी, क्या प्राइवेट व्यक्तियों ने उनकी मौत के जिम्मेदार हैं? मौत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारी नीति है, प्रशासन की कमी है, वो लोग मुआवजे क्यों नहीं दे रहे हैं? और उसका एक टाइम बॉन्ड भी होना चाहिए सर, कि भाई आज ये 11 साल का इकलौता चिराग था सर वो कुणाल, उस परिवार का, उस बच्चे से बहुत उम्मीद थी उस परिवार को कि बच्चा हमारा बड़ा होगा, हमारा बुढ़ापे की लाठी बनेगी। और एक चीज और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस परिवार के संग ऐसा हादसा हो, उसकी आर्थिक मदद के साथ साथ सरकार उसके परिवार में कोई ना कोई नौकरी का भी प्रावधान करे, क्योंकि एक आदमी नहीं जाता, उसके संग पूरे परिवार की रोजी रोटी जाती है। मैं ये मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो 3 ऑनरेबल MLA ने जो क्वेश्चन किया है 3 भागों में किया है और उसमें जानकारी मांगी थी कि जनवरी 2015 से 30 नवंबर 2022 तक कितनी डेथ हुई, उनका क्या हुआ, उनका क्या मुआवजा हुआ, उसकी जानकारी हमने एनेक्सर्स में दे दी है। ऐसे कोई इंडिविजुअल केस है तो उसके बारे में अलग से पूछ लें या मुझे समय दे दें, उसकी पूरी जानकारी लेकर मैं आपको बता दूंगा। महोदय, एनेक्चर में 4 आदमी इकट्ठे मरे हैं अस्पताल के अंदर और आपने फरीदाबाद का एनेक्चर में ये लिखा है कि 2 ही आदमी की डेथ हुई है, विवरण वहां का नहीं है। नहीं, फरीदाबाद के एनेक्चर में जहां तक मुझे ध्यान है इसमें 3 डेथ इसमें शो की और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जांच चल रही है उसकी साहब। 2015 में 1 डेथ हुई है
और 2022 साहब मैं 22 की बात कर रहा हूँ, QRG अस्पताल का नाम ले रहा हूँ बार बार। 4 सीवरमैन मर गए उसके अंदर। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जांच चल रही है वो उसकी। इसमें हमें कोई जानकारी पुलिस विभाग ने नहीं दी हुई है, तो उसको हम इंक्वायर करवा कर उस पर उचित कार्रवाई वही तो हम कह रहे हैं कि हाउस में जानकारी पूरी नहीं है। नहीं तो ये एग्जामिन करवा लेंगे ना जी, जो हमें जानकारी प्राप्त हुई। अब ये 2 और कह रहे हैं, तो आप ये दे दीजिए, मैं इसकी जानकारी करवा और लूंगा। कुणाल की तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं मंत्री जी आपको। नीरज जी, उनका सवाल ये था कि टोटल डेथ जो है, हाँ जी, वो कितनी हुई है? वो टोटल डेथ 51 हुई है जी। नहीं, जो इसकी फरीदाबाद की बात है, फरीदाबाद में 3 हुई है। तो 4 तो वो अकेले बता रहे हैं कि वो जो है, इसका मतलब ये कि जो ये जानकारी दी जा रही है, ये गलत जानकारी दी जाए। ये बड़ा चिंता का विषय है कि मेरी सभी मंत्रियों से निवेदन है कि जो भी जानकारी सदन के अंदर दें, उसकी पुष्टि जो है वो करके आए, और बिल्कुल पुख्ता जानकारी जो है, सही जानकारी है, वो सदन को मिलनी चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, और अगर कोई अधिकारी ने ये गलती की है तो उसके खिलाफ एक्शन, एक उनकी सजा ऐसी होनी चाहिए ताकि बाकियों को हिदायत हो जाए। ठीक बात है, मैं सहमत हूं। आज पूरी कब तक हो जाएगी? कुणाल बच्चे वाले में 54 दिन तो हो गए। आपका ULB डिपार्टमेंट कब पुलिस को चिट्ठी दे देगा कि इन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लो? जल्दी से जल्दी इसकी टाइम जांच करवाकर, जल्दी से जल्दी। 54 दिन ऑलरेडी हो गए। 11 साल का मासूम बच्चा है सर, उसके परिवार को मुआवजा भी जाना है। नहीं, जांच का समय एकदम देना संभव नहीं होता है, और पिछले अपने इतिहास में भी कई दफा प्राइम मिनिस्टर तक की भी देखिए डेथ हो सर, ये जाती आप है। दोबारा आप गलत सुनिए बात मेरी बोल रहे हैं। नहीं, 11 साल के मासूम बच्चे की बात को इसलिए ना करिए इस तरीके से। समय बताना एकदम संभव नहीं है, ये मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं। नहीं, जल्दी से जल्दी करेंगे, इससे जल्दी करेंगे। चलिए, राव चिरंजीव जी। 48। श्रीमान जी, राजकीय महाविद्यालय रिवाड़ी के भवन के निर्माण के लिए 8 एकड़ 1 कनाल 8 मरले भूमि ग्राम लिसाना में चिन्हित की गई है। भूमि उच्च शिक्षा विभाग हरियाणा के नाम स्थानांतरण हो जाने के उपरांत महाविद्यालय के निर्माण के कार्य की प्रक्रिया निर्धारित मानकों के अनुसार आरंभ कर दी जाएगी। अध्यक्ष जी, ये जो घोषणा थी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज की, CM अनाउंसमेंट थी 10,292, और ये 28 मई 2015 को करी गई थी। अब देखिए करीबन 9 साल बीत गए हैं, अभी तक आश्वासन ही मिल पा रहा है कि अभी आइडेंटिफाई होगी। मेरे से पहले बोलते हुए हमारे पड़ोस के जो विधायक हैं लक्ष्मण सिंह यादव जी कह रहे थे ये आश्वासन की सरकार है। हमें तो आश्वासन भी अब तक नहीं मिल पाया है कि ये कब तक बन जाएगा। अभी मंत्री जी ने जवाब दिया है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे। एक अनाउंसमेंट जो 9 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने की थी, जिसके लिए लैंड एलोकेट हो गया था सेक्टर 20 रेवाड़ी के अंदर। मैनिपुलेशन कर रहे हैं। आपने ये नहीं कहा था ये आश्वासन की सरकार है। आश्वासनों की सरकार नहीं है। नो, गलत कह रहे हो आप वही बोल रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं। आप अपनी बातों को चलो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लीड करो। मैं ये कहना चाह रहा हूं अपनी तरफ से भी आश्वासन की सरकार है। अभी तक 9 साल बाद ही आश्वासन मिल रहा है। जब मुख्यमंत्री जी ने एक चीज की घोषणा 9 साल पहले करी थी, 9 साल बाद भी अब ये कहा जा रहा है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे। और उसके अंदर एक और चीज भी लिखी गई है कि अगर रेवाड़ी में उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो उसको हम मर्ज कर देंगे गवर्नमेंट कॉलेज बावल के साथ। आप एक बात बताइए, एक चीज जो इन्होंने कही थी रेवाड़ी में बनेगी, उसको अब ये मर्ज कर देंगे बावल के अंदर, तो उसका जवाब देना चाहिए कि जब आप मुख्यमंत्री ये घोषणा करते हैं तो अधिकारी उनको गलत जानकारी क्यों देते हैं। और इसमें लिखा गया है कि भाई एक पॉलिसी चेंज हुई कि 5 एकड़ से कम जमीन के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं बन पाएगा, पर जब ये अनाउंसमेंट हुई थी 2015 के अंदर तब ये पॉलिसी नहीं थी। तो जो चीज की अनाउंसमेंट 2018 से पहले की गई उसके अंदर चेंजेस क्यों की जा रहे हैं, इस बात का जवाब मंत्री जी दें। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2015 में गवर्नमेंट कॉलेज रेवाड़ी की घोषणा की गई और शिक्षण वर्ष 2017-18 में कॉलेज की क्लास शुरू कर दी गई।
जहां 53 लड़कियां और 322 लड़के, कुल 375 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। वर्तमान में यह कॉलेज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेवाड़ी की बिल्डिंग में चल रहा है। कॉलेज के भवन निर्माण में देरी का मुख्य कारण जो है, सबसे पहले सेक्टर 20 रेवाड़ी में 10 अप्रैल 2017 को 5.32 एकड़ जमीन HSVP द्वारा स्वीकृत की गई। 20/12/2018 को इस कॉलेज के लिए 12 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई, परंतु विभिन्न कारणों से स्वीकृत भूमि को 5.32 एकड़ से घटकर 5 एकड़ कर दिया गया, जो 99 वर्ष के लिए लीज होल्ड पर आधार पर 100 रुपए प्रति वर्ष पर आवंटित किया गया था, जिसको बाद में 2/7/2021 को HSVP द्वारा पूरी भूमि को वापस ले लिया गया। विभाग द्वारा 16/11/2021, 31/1/2022, 4/3/2022 को उपायुक्त रेवाड़ी को रिमाइंडर भेजे गए कि कॉलेज के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाए। 8/7/2022 को यह मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया गया। अधिकारियों की मीटिंग में विभिन्न साइट पर चर्चा करने के बाद उपायुक्त रेवाड़ी द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 21/12/2022 को ग्राम पंचायत लिसाणा में 8 एकड़ 1 कनाल 8 मरले भूमि की पहचान कर ली गई है। जैसे ही वाक्य नाम भूमि ट्रांसफर हो जाएगी, कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 में कॉलेज के भवन के निर्माण का कार्य शुरू होने की पूरी संभावना। 2020 के सेशन के अंदर भी मेरा यही सवाल था और उसका जवाब ये मिला था कि अगले सेशन में शुरू हो जाएगा। आपका ही संज्ञान में लाना चाहूंगा कि 2017 के अंदर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के अंदर ये 1 साल चलाया गया। उसके बाद 2018 के अंदर बाल भवन के अंदर 5 कमरों के अंदर गवर्नमेंट बॉयज स्कूल चलाया गया और आज भी जो ये कॉलेज चल रहा है ये 5 कमरों के अंदर चल रहा है, जो 2 टीचर्स के लिए और 3 स्टूडेंट्स के लिए। पिछले दिनों के अंदर अभी 1 महीने पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर छात्र छात्राएं हैं, क्योंकि ये को एजुकेशनल बना दिया गया है। देखिए, जो अनाउंसमेंट की गई थी वो गवर्नमेंट बॉयज की गई थी और उसको इन्होंने को एजुकेशनल कर दिया। और बड़े शर्म की बात है कि हमारी जो बेटियां हैं, सरकार का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उन बेटियों ने नंगे पैर तक डीसी ऑफिस तक मार्च किया और अभी भी आश्वासन मिल रहा है यहां पर कि ये अगले वर्ष के अंदर शुरू आ जाएगा। तो मेरा यह है कि कब तक आप लोग आश्वासन देते रहेंगे। सैनिक स्कूल का भी आश्वासन है, वो भी अब तक नहीं बन पाया। मेरा आपसे यह है कि कब तक ये चल जाएगा, इस बात का मुझे जवाब दे दीजिए। नेक्स्ट ईयर तक ये शुरू हो जाएगा 2023 के अंदर। 49